रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। बी से सी जाने में देखो प्रेशर घट रहा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, पीवी कांस्टेंट होता है। तो अगर बी से सी में प्रेशर घटा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर प्रेशर घटा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, इसलिए ऐसे बनाए, नहीं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। और वैसे भी नीचे आए तो देखो बी से सी आने में प्रेशर घटा है और वॉल्यूम बढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बी से सी आने में प्रेशर घटा था। सी से डी अगेन कैसा है? आइसोबारिक, टेम्परेचर घट रहा है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, इधर पीछे आ जाते हैं। ये सी डी, और डेफिनेटली ए से डी को फिर से ऐसे कर्व ज्वाइन करेगा। एडी ग्राफ जो है फिर से वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया इसका पीवी डायग्राम। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी ग्राफ दिया है तो एक एक पोर्शन को कन्वर्ट करते चलेंगे, ग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस का। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ये अभी जितना भी ग्राफ था सब साइक्लिक प्रोसेस ही था, मतलब ए से चालू हुआ था, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, वापस जहां से स्टार्ट हुए तो वापस वहां पहुंच गए थे। साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। साइक्लिक प्रोसेस बनाने के लिए कम से कम 2 प्रोसेस होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये ए से बी, बी से ए, इस साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ए बी ए। इसको ए बी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस साइक्लिक प्रोसेस का नाम हो जाएगा ए बी ए। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क अगर लिखना है तो वर्क लिखने के लिए ए से बी जो प्रोसेस जा रहा है, ए से बी प्रोसेस का वर्क ये हो गया, ये ए बी प्रोसेस का वर्क, ब्लू वाला लाइन। और बी से सी, ये बी सी प्रोसेस हो गया, तो इसके नीचे जो हो गया ये वाला बी सी का वर्क हो गया। तो ए से बी तक जाने में वॉल्यूम बढ़ा, ए से बी तक जाने में वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क पॉजिटिव, और बी से सी आने में वॉल्यूम घटा तो वर्क नेगेटिव। तो इतना पॉजिटिव वर्क हुआ और उसमें इतना नेगेटिव वर्क हो गया, तो ये पूरा पोर्शन तो कैंसिल, ये जो लूप का एरिया है। तो W इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द लूप इन पीवी डायग्राम। ध्यान रखना पीवी डायग्राम का बात हो रहा है, प्रेशर अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है और कोई है तब नहीं। तो अगर पीवी डायग्राम है तो उसमें जो लूप है ना, लूप का एरिया हमको सीधा सीधा वर्क दे देगा। और कन्वेंशन समझना, अगर लूप क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क नेगेटिव। इस लूप का एरिया निकाल लोगे तो ये वर्क दे देगा। लूप साइकिल क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो ये वाला वर्क पॉजिटिव, ज़्यादा वाला वर्क पॉजिटिव है और कम वाला वर्क नेगेटिव है। लेकिन अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो जाते समय, वॉल्यूम बढ़ते समय पॉजिटिव वाला जो वर्क हुआ है वो कम हुआ है, और जो वॉल्यूम कम होते समय नेगेटिव वाला वर्क ज़्यादा है। तो अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क ज़्यादा है नेगेटिव वर्क से, तो इसलिए ओवरऑल वर्क पॉजिटिव। साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वाला वर्क ज़्यादा है पॉजिटिव वाले से, तो
तो ओवरऑल नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो हम लोग लूप का एरिया निकालकर साइक्लिक प्रोसेस का वर्क बता सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है लूप जो है हर बार ऐसा शेप हो जिसका हम लोग एरिया जानते हो। रेक्टेंगुलर बन गया, एलिप्स, सर्कल इस टाइप का बन गया, तो हम लोग फिर भी एरिया लिख सकते हैं। हर बार लूप का एरिया लिख पाएँ ये जरूरी नहीं है, या हर बार पीवी डायग्राम दिया हो जरूरी नहीं। टीवी दे दे, टीवी दे दे, पीटी दे दे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कुछ नहीं, अलग अलग प्रोसेस जो है 2, 3, 4, 5 कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस से मिलकर वो साइक्लिक प्रोसेस बना होगा। अलग अलग प्रोसेस का वर्क लिखते जाओ और सबको जोड़ दो, तब भी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क आ जाएगा। तो अगर एरिया नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग प्रोसेस का वर्क लिखते जाओ। जैसे कि V0, 2V0, P0, 2P0। Find work done by the gas in the cyclic प्रोसेस ABCDA। इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क लिखना है। पीवी डायग्राम दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, हम लोग के लिए बहुत आसान है। मेथड 1, एरिया लिख देते हैं। तो रेक्टेंगल है, ये वाला साइड P0 और ये वाला साइड V0, तो W जो है वो एरिया के बराबर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है? P0 V0। ठीक है, और अगर हम लोग ये काम नहीं कर पाते एरिया वाला, तो अब क्या करते? एक एक करके अलग अलग लिखते हैं। AB प्रोसेस, AB प्रोसेस कैसा है? तो AB जो है ना, AB है आइसोबारिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आइसोबारिक एक्सपेंशन, P इंटू डेल्टा V, तो 2P0 इंटू 2V0 माइनस V0, 2P0 V0। BC जो है वो आइसोकोरिक है। एक्सपेंशन किस लिए था? वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम घट रहा होता तो कॉन्ट्रैक्शन। BC कैसा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है? आइसोकोरिक ना तो एक्सपेंशन होता है ना कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब ही है नो चेंज इन वॉल्यूम, तो WBC 0। फिर CD प्रोसेस कैसा है? CD इज अगेन आइसोबारिक, आइसोबारिक कंप्रेशन, CD आइसोबारिक कंप्रेशन, तो WCD अगेन P इंटू डेल्टा V। प्रेशर कितना है? P0, और डेल्टा V कितना है? V0 माइनस 2V0, तो P0 इंटू V0 माइनस 2V0, ये माइनस P0 V0 हो गया। तो टोटल वर्क जो है पूरे साइक्लिक प्रोसेस का
सबको ऐड कर देते हैं, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, 2 पी नॉट वी नॉट, ये 0 माइनस पी नॉट वी नॉट। अच्छा सी डी तक लिखें, डी ए नहीं लिखें हम लोग। डी ए प्रोसेस फिर से कैसा है, आइसोकोरिक है। तो डीए प्रोसेस आइसोकोरिक है तो उसका वर्क 0, तो 2 पी नॉट वी नॉट 0 माइनस पी नॉट वी नॉट एंड 0। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क पी नॉट इंटू वी नॉट हो गया। ठीक है, पीटी डायग्राम है। n नंबर ऑफ मोल्स, इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है। तो अब तो हम लोग वॉल्यूम एरिया के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम नहीं है। तो जब पीवी डायग्राम नहीं है तो अब एक एक प्रोसेस को पकड़ो और वर्क लिखते जाओ। तो लिखते जाते हैं। सबसे पहले ए बी कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ा है ना, टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम बढ़ा होगा। तो ये हो गया आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क P इंटू डेल्टा वी, नहीं तो NR डेल्टा टी। तो NR डेल्टा टी 2 टी नॉट माइनस टी नॉट। फिर BC प्रोसेस, BC है आइसोथर्मल। अच्छा आइसोथर्मल में प्रेशर घटा है तो वॉल्यूम बढ़ा होगा। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। प्रेशर घटा तो वॉल्यूम बढ़ा। तो ये हो गया आइसोथर्मल कौन सा, एक्सपेंशन। तो WBC आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क nRT, तो वहां का टेम्परेचर है 2 टी नॉट, nRT ln V2 बाई V1, नहीं तो P1 बाई P2। तो P1 बाई P2 2 nRT नॉट ln 2। इसके बाद CD प्रोसेस आइसोबारिक कंप्रेशन, टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। आइसोकोरिक कंप्रेशन, तो WCD आइसोकोरिक नहीं, आइसोबारिक। कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटा, तो आइसोबारिक कंप्रेशन। NR डेल्टा टी, तो NR डेल्टा टी कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, T नॉट माइनस 2 टी नॉट। तो ये हो गया माइनस NR टी नॉट। और DA प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोथर्मल। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल, प्रेशर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब पक्का है वॉल्यूम कम हुआ है। PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो WDA इज इक्वल्स टू nRT नॉट ln V2 बाई V1 होता है, तो यहां पर P1 बाई P2, या तो V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2। वॉल्यूम कम हो रहा था, नेगेटिव वर्क आना चाहिए। सो WDA इज हाफ आएगा तो इसको हम लोग माइनस NRT नॉट ln 2 लिख सकते हैं। आ गया चारों प्रोसेस का वर्क। अब टोटल वर्क जो है
सबको ऐड कर देते हैं, एन आर टी नॉट प्लस 2 nr t नॉट ln2 प्लस माइनस nr t नॉट और ये माइनस nr t नॉट ln2। तो वर्क कितना हो गया? वर्क हो गया nr t नॉट तो गया, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल, और ये बचेगा nr t नॉट ln2। यह आ गया इस आइसोथर्मल मतलब इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो पीवी डायग्राम दिया है तो लूप के एरिया से वर्क लिख लो, और लूप का एरिया नहीं लिख पा रहे हैं तो अलग अलग प्रोसेस का वर्क लिखते जाओ और फाइनली सबको ऐड कर देंगे। चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग 3 चीज पे बात करने वाले थे, इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट। तो इंटरनल एनर्जी पर बात केटीजी में हुआ था, हीट पर वर्क पे बात अभी तक हो चुका है, हीट पर आगे बात होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा क्यू है हीट। ये इक्वेशन बता रहा है कि अगर हम किसी गैसियस सिस्टम को हीट दिए, डेल्टा क्यू हीट दिए, तो जो हीट देंगे उसको वो गैसियस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा। उसका कुछ पार्ट वो अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ कर लेगा और रिमेनिंग पार्ट से वर्क कर देगा, गैस को एक्सपेंड कर दिया। तो जो भी तुम उसको हीट दोगे तो कुछ अपना टेम्परेचर चेंज कर लिया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, और कुछ गैस को एक्सपेंड करा दिया, गैस एक्सपेंड हो गया तो वर्क के फॉर्म में वो एनर्जी दे दिया। तो गैस को दिया गया हीट इन 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कुछ अपना टेम्परेचर चेंज करके इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया, इंटरनल एनर्जी का चेंज F/2 nr डेल्टा टी, तो टेम्परेचर चेंज करके इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकता है और उस हीट का कुछ हिस्सा वर्क करने में यूटिलाइज कर सकता है। तो बस इधर से एनर्जी जो आ रहा है वो इस पार्ट में यूज हो रहा है। तो अब इन तीनों टर्म्स को जरा हम लोग समझ लेते हैं, इसके कन्वेंशन को समझ लेते हैं। जैसे ये है हीट, हीट जो सिस्टम को दिया जा रहा है या सिस्टम से लिया जा रहा है। अब इसमें कन्वेंशन क्या है कि हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव है इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम मतलब गैस, सिस्टम का मतलब यहां पर गैस है। अगर गैस को हम लोग हीट दे रहे हैं तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव लिया जाएगा इस इक्वेशन में, और डेल्टा क्यू नेगेटिव इफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम कौन है? गैस, ध्यान रखना। डेल्टा यू क्या चीज है? डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा यू का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है F/2 nr डेल्टा टी।
तो यहां तो सीधा सीधा बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर घटा तो डेल्टा टी भी नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा यू नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव, टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव। डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज वर्क डन बाय द गैस। इसका हम लोग पहले से कन्वेंशन जानते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ा, अच्छा डेल्टा डब्ल्यू लिखा हो, डब्ल्यू लिखा हो, एक ही बात है ना। चेंज इन वर्क डन कुछ नहीं होता, वर्क डन ही होता है ना। उसको वर्क डब्ल्यू भी लिखते हैं, उसको डेल्टा डब्ल्यू भी लिखते हैं, एक ही मतलब है। यू और डेल्टा यू अलग अलग चीज है। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब एक ही है। तो हम लोग यहाँ डेल्टा डब्ल्यू लिखे हैं तो डेल्टा डब्ल्यू लिख देते हैं। वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू भी वर्क डन है, डब्ल्यू भी वर्क डन है। वॉल्यूम घटा तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी पूछेगा कि इसमें से कौन सा पाथ फंक्शन है, कौन सा स्टेट फंक्शन है। तो सबसे पहली बात तो ये है स्टेट फंक्शन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। अब ये स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या है? पाथ का मतलब है यहां पर प्रोसेस। अगर इसमें से कोई चीज प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है तो वो पाथ फंक्शन है, और अगर प्रोसेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो पाथ फंक्शन नहीं है, तो फिर वो स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। मतलब इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यहां से यहां कौन से प्रोसेस के थ्रू कैरी किया गया है, ये प्रोसेस ही पाथ है। तो अगर प्रोसेस डिपेंडेंट है मतलब पाथ डिपेंडेंट है, प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है मतलब पाथ डिपेंडेंट नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कॉमन फॉर्मूला है, हर प्रोसेस के लिए अलग फॉर्मूला नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 nr डेल्टा टी। अगर हम खाली तुमको इतना बता दें कि टेम्परेचर T1 से T2 हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है हम बता सकते हैं। हमको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन से प्रोसेस से हुआ है, वो आइसोकोरिक है कि आइसोबारिक है कि एडियाबैटिक है कि कोई और प्रोसेस है। तो जब प्रोसेस से मतलब नहीं है तो वो स्टेट फंक्शन है। अच्छा ये कैसा है? ये पाथ फंक्शन है। क्यों? हर प्रोसेस के लिए वर्क का एक अलग फॉर्मूला है। आइसोबारिक के लिए nr डेल्टा टी, आइसोकोरिक के लिए 0, आइसोथर्मल के लिए nRT ln V2/V1, एडियाबैटिक के लिए nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। तो हर प्रोसेस के लिए इसका एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है, वर्क का। तो ये प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है, ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो ये पाथ फंक्शन। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इन दोनों से मिलकर बना है। ये तो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों का सम भी पाथ पर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा क्यू भी एक पाथ फंक्शन होगा, मतलब ये प्रोसेस टू प्रोसेस चेंज होगा। अब एक बहुत ही जरूरी बात, ये तो तीनों चीज का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी क्या है कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसके लिए मेरे पास अलग से एक फॉर्मूला है F/2 nr डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू कुछ भी बोल लें, वर्क डन के लिए मेरे पास अलग अलग प्रोसेसेस के लिए फॉर्मूला है, और अगर किसी के लिए निकालना है तो इंटीग्रल पीडीवी से निकाल सकते हैं। तो वर्क के लिए मेरे पास अलग से फॉर्मूला है, डेल्टा यू के लिए अलग से फॉर्मूला है, बट डेल्टा क्यू के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं है। अभी अगर हमसे हीट का बात पूछेगा कहीं पर भी तो हम सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डिपेंडेंट है कि अगर हमसे हीट का लेन देन के बारे में जानकारी चाहेगा तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसका वैल्यू रखकर डेल्टा क्यू बता सकते हैं, इनडायरेक्टली बता सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बता सकते। आगे चलकर डायरेक्टली भी बता पाएंगे। इसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं, वर्क का अलग से फॉर्मूला है, इसके लिए भी मेरे पास डेल्टा यू के लिए भी अलग से फॉर्मूला है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर अ
साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर। ए बी सी डी ए घूम कर वापस वहीं आ गए, तो जब घूम कर वापस वहीं आ गए तो डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा। एक पूरे साइक्लिक प्रोसेस में ये क्वांटिटी हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू लिखा जा सकता है। किसके लिए? एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये बात कहा जा सकता है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं।